मेरे फादर डेथ बेड पे चले गए थे। डॉक्टर्स ने मतलब उनको बिल्कुल पूरी जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बच सकते, और मई में एग्ज़ाम थे। अप्रैल 22 को वो एडमिट हो गए। ना ऑक्सीजन थी, ना वेंटिलेटर था, कुछ भी नहीं था। अगर रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं तो बेटा पैसे की ज़रूरत है तो पैसे ले ले, कोई भी नहीं आएगा। उस दिन आपको पता लगेगा कि आपके साथ बैठे वाला दोस्त भी आपका असल में साथ देता है या नहीं देता। इवन गौरव सर को भी मैंने जैसे रात को मैसेज किए थे शर्मो शर्मी कि मैंने कोचिंग तो ली नहीं है सर से। फिर मैंने रात को फिर भी ना मुझे ना एक डाउट आ रहा था लो में, फिर मैंने सर को मैसेज किया, सर ने ना रिप्लाई कर दिया उसी टाइम। मैंने कहा मतलब ये तो मैटर ही नहीं करता कि आपने यहाँ से कोचिंग ली है या नहीं लिया, मतलब किसी भी सर को तुम मैसेज कर सकते हो, फाइनल में भी जाके कर सकते हो। सर ने बोला कि मानिक अगर ग्रुप 1 की भी कोई हेल्प चाहिए ना, अब वो भी मेरे से ले सकते हो। ये उस लेवल पे जब मैं खड़ा था ना, जब मैंने ये बात सुनी तो ना एक अंदर से ना इतनी अच्छी फील आई थी कि मैं जिस इंस्टीट्यूट को छोड़ के गया हूँ वो मुझे कह रहा है कि यार अगर तुम्हें ग्रुप 1 में कोई हेल्प चाहिए ना वो भी तुम मुझसे ले सकते हो। तो मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि पारस तुम्हारे साथ खड़ा है। तो आज आपको मिलवाते हैं मिस्टर मानिक से। तो मानिक का भी ग्रुप 2 क्लियर हुआ है और ग्रुप 2 में भी 2 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन है। मानिक की ये इच्छा थी कि मैं स्टूडेंट्स से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें ऑल ओवर इंटरमीडिएट का एक्सपीरियंस, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का। मानिक दिल्ली में भी गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ का एक्सपीरियंस, और फिर दिल्ली से वापस पारस में आए, फिर पारस का एक्सपीरियंस। ऑल ओवर मानिक की यही इच्छा है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से जो उसने फेस किया, अगर किसी एक स्टूडेंट्स को भी वो अच्छी अपनी गाइडलाइंस दे पाया, एक स्टूडेंट भी उसको समझ पाया, तो उसका आना सफल हो जाएगा। तो पहले मानिक अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या रहा इंटरमीडिएट का। उसके बाद जो भी आपके मन में सवाल होंगे वो आप लोगों ने पूछना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले तो मैं पारस को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक मौका दिया और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का चांस दिया। सो वेरी वेरी थैंक्स टू पारस एंड पर्सनली विवेक सर। थैंक यू। ठीक है, तो मैं अपनी जर्नी मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है सीए की, पारस से ही हुई है। और +2 तक तो मैं बिल्कुल डल था, मतलब एक चिल लाइफ जो होती है। तो फाउंडेशन पे भी जब मैं आया फर्स्ट टाइम तो विवेक सर से ही मिला था। जो सर टेस्ट होता है, सर क्या बोलते हैं उसको, सीपेट का टेस्ट होता है। तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत बेकार थे। सर से ही मैं मिला था, सर बोले कि ऐसे चलेगा तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने बोला सर करना तो है, क्योंकि लाइफ में कुछ और है भी नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं कोई पर्सनली मत लेना, ठीक है, एक जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, 12th के बाद हम जिस स्टेज पे होंगे, बीकॉम के बाद वो दोबारा से उसी स्टेज पे आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारी लाइफ में मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। ठीक है, फिर आप पूछेंगे कि यार अब बीकॉम होगी, अब हम क्या करें। बिल्कुल। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, और सीए में मेहनत सबसे जरूरी है। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये कि इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन नहीं है, ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम अभी तक उस स्टेज से गए नहीं है तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता कि रिजर्वेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो पारस से मैंने फाउंडेशन की, जैसे जैसे डेली होमवर्क मिलता था वैसे वैसे किया। मेरे 274 मार्क्स आए। 310 वाले की रैंक थी और मेरे 274 थे। बट मुझे तो, मैं भी तुम्हारी तरह था, मुझे था यार अपने को तो वहाँ पे पास लिखा चाहिए ना, अपने को 210 से मतलब ना 205 से। ठीक है, 274 आ गए। इसमें ये भी तो है ना, देखो शुरू में रिजेक्शन मिल रही है, सीपेट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। सर, और ये खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, मैं इतना नहीं था पढ़ने में, इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट उस हिसाब से 274 अच्छा। और ये भी ऐसा इसलिए हुआ कि ना मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता था, मैंने कहा यार मुझे तो जर्नल एंट्री भी नहीं आती बाबू, कि यार सीए करने जा रहे हैं। बट सुरेंद्र सर कहते हैं कि मैं तो तुम्हें क ख ग से ही सिखाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। सर ने अपने हिसाब से जर्नल एंट्री सिखाई और तुम्हें भी करवाई होगी। तुम सब मेरे हिसाब से इंटर ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हो, है ना, तो सबको सर ने अपने हिसाब से एक अकाउंट सिखाया। सर कहते हैं कि आप भूल जाओ। ये ग्रुप 1 मई 22 के स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत ग्रुप के भी हैं भाई, बहुत ग्रुप के भी। ठीक है, तो 274 आ गए। मेरा यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्रेंड सर्कल था, यही क्लास थी। ठीक है, तो उसके बाद डिसीजन सबसे पहले कि यार बोथ करें, सिंगल करें, बोथ करें। मेरा क्लियर था मुझे बोथ देना है। ठीक है,
बट फैमिली रिलेटिव्स मुझे बोले कि यार यहाँ क्या करेगा, दिल्ली जा तू। मेरा मन यही था, सर ने भी बोला कि तू क्यों जा रहा है, बट अब वही बात है कि माइंड में ये डाउट आता है कि यार अगर यहाँ रह के फेल हो गया फिर कहेंगे तेरे को हमने क्या कहा था, फिर तू दिल्ली जा। बिल्कुल। ठीक है, मैं वहाँ चला गया। वहाँ सबसे पहली बात, पहले तो मैं बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे आ गया, बोथ से सिंगल पे आ गया। कितना टाइम लगा कि भाई बहुत ग्रुप ले रहे हैं फिर सिंगल पे, कितना टाइम लिया वहाँ पे? सर जब क्लासेस ही नहीं मैंने जो पा रही थी तो दिख ही गया था कि अब होते ही नहीं सकते तुम। 1-2 महीने में आ गया। हाँ, क्योंकि 1-2 मंथ तो आप ये सोचते रहते हो यार कोचिंग किससे लें। ठीक है, अब यहाँ हम स्टेज पे बैठे हैं, फर्स्ट डे जब मैं क्लास में एंटर किया ना, मेरे माइंड ना मतलब बिल्कुल ना मैं पागल सा हो गया था। वो क्यों हुआ, यहाँ पे तो स्टेयर वाइज है, ठीक है, आप लोग बेंच पे बैठे हो, चेयर्स लगी हुई है वहाँ पे क्लासों में, ठीक है, चेयर्स पे ही आपको बैग रखना है, चेयर्स पे आपको अकाउंट्स के वो हैवी वे रजिस्टर खोलने हैं, ठीक है, कोई माइक फैसिलिटी नहीं है, 700 स्टूडेंट्स हैं, और जो सबसे पहले आ गया सुबह वो आगे बैठ जाएगा, जो नहीं आया नहीं बैठ पाएगा, सब बच्चे दूर दूर से आते हैं। दूसरी बात, यहाँ सिलेबस की टेंशन नहीं है, जो कह रहे हैं ना सिलेबस लेट करवाते हैं उस पर मैं आऊँगा, सिलेबस की टेंशन क्यों नहीं है, जैसे हम स्कूल में होते हैं, चले गए नहीं चले गए, पारस में आ गए नहीं आ गए, बट सिलेबस चलता रहेगा, चलता रहेगा। वहाँ आपको ही सब मैनेज करना पड़ेगा कि मैं किस सब्जेक्ट की कोचिंग लूँ, कौन से टीचर से लूँ, क्या टाइमिंग लूँ, ठीक है। फिर आपको अपना ट्रैवलिंग का देखना है कि मेरा पीजी कितना दूर है, कि मेरा पीजी भी पास में हो। यहाँ तो हमें घर बिठाए रोटी मिल जाती है, पीजी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत इशू है वहाँ पे। मेरा ग्रुप 1 वहाँ पे जाके मैं नहीं कर पाया, मेरा ग्रुप 1 भी रह गया, ठीक है। उसके बाद पारस से मेरी बात हुई, इवन जब मैं दिल्ली में था ना तभी मेरी राकेश सर से बात हुई, मैंने कहा सर मेरा ना यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मैं किसी और से बात तो कर नहीं सकता था, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे उस टाइम पारस से भी, अभी भी हैं, उस टाइम बहुत अच्छे थे, फाउंडेशन से ही गया था। तो राकेश सर बोले कि मानी कोई इशू नहीं है, अगर तुम्हें दोबारा आना है तुम आ सकते हो, वैसे सीट्स नहीं है। सर ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं परेशान रात को बैठा, मैंने कहा यार हम यहाँ भी फीस भर दी, वहाँ भी भरनी पड़ेगी, चलो फीस की भी कोई बात नहीं है। फिर घर वाले कहेंगे यार तू कर क्या रहा है, ठीक है। और वहाँ और इशू क्या आते हैं, या एक तो ना डाउट्स का बहुत इशू है वहाँ पे, या आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई दिक्कत आई आपने साथ वालों से पूछ लिया, वहाँ किससे पूछोगे। यहाँ आपका एक बना बनाया काम चल रहा है और उसको हमें आगे बढ़ाना है, वहाँ हमें दोबारा ट्रेन का इंजन पहले बनाना है, फिर उसको वहाँ रखना है ट्रेन के अंदर, फिर हमने उसको स्टार्ट करना है। और यहाँ फाउंडेशन में हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता है, जैसे आप लोग आज साथ बैठे हो, आपका फ्रेंड सर्कल है, शाम को आप लोग मिलते भी हो, घूमते भी हो, तो वो टेंशन तो माइंड में आती नहीं, वो टेंशन तो मेरी दिल्ली में जाके आई। फ्रेंड्स तो बन जाते हैं, वहाँ भी बन जाते हैं सर, बन तो जाते हैं सर, फिर बहुत इशू है सर। वहाँ तो फ्रीडम है, कोई पूछने वाला नहीं, हाँ। कोई टोकने वाला नहीं। एक और बात, जितने मर्जी फ्रेंड बनाओ, यहाँ तो आपको आना ही पड़ेगा क्लास में, नहीं आए तो पेरेंट्स के पास रिपोर्ट जाएगी, वहाँ नहीं कोई पूछता। वहाँ टीचर आपको ये भी नहीं बताएगा कि ये वाला सम कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है जो कि एक नशे वगैरह करते हैं, और आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, हमारी एज के ज़्यादा करने लगे हैं, अब कोई नहीं रोकता, तो आपको बल्कि अच्छा लगेगा अंदर से कि यार यहाँ तो बढ़िया, कोई रोकता ही नहीं है, कुछ मर्जी खाओ पियो, कितना मर्जी घूमो, रात को नाइट आउट करो। वो उस टाइम नहीं पता लगती, जब हम पेपर देने जाते हैं ना, जब वहाँ फेल लिखा था तब कहते हैं कि यार सीए टफ है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है आपने सीए में अपना 100 दिया है, फिर आप फेल हो रहे हो, फिर बेशक आपको दुखी होना बनता भी है। अगर आपको पता है कि यार मैंने उस टाइम पढ़ाई करी ही नहीं है, मैंने ये कमी छोड़ी थी, और अब पता हमें सबको होता ही अंदर से कि हम फ़ोन कितना चला रहे थे। अगर आप एक दिन में काउंट करो ना कि हम फ़ोन कितना चला रहे हैं, तब आपको पता लगेगा कि 2 से 3 आवर्स निकलेंगे विद क्लास तो जा ही रहे हैं सुबह से शाम, फिर भी निकलते, क्योंकि सुबह उठते ही फ़ोन, टॉयलेट में भी फ़ोन, ठीक है, फिर रात को भी मैसेज देखना, सब चलता है। मैं भी इसी स्टेज से गुजरा हूँ, ठीक है। तो ये सब इशू आए, इसकी वजह से मैं ग्रुप 1 में तो नहीं हो पाया मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर पारस में आया, मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं ग्रुप 2 के लिए पारस पे आया। सर ने बोला कि मानिक अगर ग्रुप 1 की भी कोई हेल्प चाहिए ना, अब वो भी मेरे से ले सकते हो। ये उस लेवल पे जब मैं खड़ा था ना, जब मैंने ये बात सुनी, तो ना एक अंदर से ना इतनी अच्छी फील आई थी कि मैं जिस इंस्टीट्यूट को छोड़ के गया हूँ, वो मुझे कह रहा है कि यार अगर तुम्हें ग्रुप 1 में कोई हेल्प चाहिए ना, वो भी तुम मुझसे ले सकते हो। तो मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि पारस तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा लाइफ में, ठीक है, पेरेंट्स खड़े रहते हैं बट उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। सर को ही पता है, पारस को ही पता है कि सीए में बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। पेरेंट्स तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, यस यस, या आपके हेल्थ इश्यूज हैं वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, एकेडमिक्स में वो नहीं कर पाएंगे।
चाहे वो इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिल्ली मत जाओ, लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट मेरे साथ जो इशू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो बच्चे दिल्ली से भी पास हो रहे हैं, पर वहाँ क्या है, वो लोग जो रिजल्ट दिखाते हैं ना, उनके ऑल इंडिया लेवल के पता नहीं कितने हजारों बच्चे हैं, और आपसे ना क्लास में मिलेंगे, जब उनकी रैंक आती है ना, सिर्फ उनको फोटो दिखा दिखा के ऐसे वो देंगे प्राइज। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ आपके आगे ऐसे बोल सकता हूँ ना, आप बोल सकते। वहाँ तो कुछ नहीं है, आओ पढ़ाई करनी है करो, नहीं जाओ, ठीक है। ये सब दिक्कतें थी। ग्रुप 1 मेरा फिर मैंने क्लियर किया खुद पढ़ के। इवन गौरव सर को भी मैंने जैसे रात को मैसेज किए थे शर्मो शर्मी कि मैंने कोचिंग तो ली नहीं है सर से। फिर मैंने रात को फिर भी ना मुझे ना एक डाउट आ रहा था लो में, फिर मैंने सर को मैसेज किया, सर ने ना रिप्लाई कर दिया उसी टाइम। मैंने कहा मतलब ये तो मैटर ही नहीं करता कि आपने यहाँ से कोचिंग ली है या नहीं लिया, मतलब किसी भी सर को तुम मैसेज कर सकते हो, फाइनल में भी जाके कर सकते हो। अगर सर बता सकते हैं वो चीज़ तो तुम्हें बताएंगे। मैंने उसके बाद अकाउंट्स एंड लॉ में एग्जाम्शन ली। अकाउंट्स में मेरे 65 मार्क्स थे और लॉ में भी 65 थे, जबकि लॉ से सब डरते हैं कि यार लॉ में नंबर नहीं आते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्यूमुलेटिव रिवीजन सबसे ज़्यादा चाहिए जो मैंने देखी है। और आपका लिखने का भी एक बीकॉम की तरह लिख के आएंगे तो नहीं आते नंबर। मैं बीकॉम की तरह लिख के आया था, लॉ भी जचा के पूरा पेज भर 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 के। मैंने कहा यार उसको जचेगा, पर आपको सेक्शन कीवर्ड्स ये सब लिखने पड़ेंगे तो भी एग्जामिनर को लगेगा कि यार बच्चे को नॉलेज है। ग्रुप 2 में दोबारा पारस पे आ गया, सर ने मुझे दिया। सर ने बोला कि कोई बात नहीं तुम भूल जाओ। सर ने बोला जो ग्रुप 1 में हुआ उसको भूल जाओ। फिर ग्रुप 2 मैंने सर से कोचिंग ली, बीच में कोरोना वगैरह का काफ़ी आ गया। उसके बाद प्रॉपर डाउट्स वगैरह जो पारस की कोचिंग ली मैंने वही फॉलो की थी, जो पारस की बुक्स हैं वही किया। मैं ये मानिक से चाहूँगा कि इसी ग्रुप 2 के दौरान जो मानिक के साथ जो फैमिली प्रॉब्लम हुई और बहुत वो एक्सट्रीम पे प्रॉब्लम आई, और मानिक उस प्रॉब्लम को ठीक करते हुए अपना रिजल्ट निकाला है। ठीक है, मैं कहूँगा कि मानिक वो जरूर बताए वो सारा इंसिडेंट। मैं वो ये कहना चाह रहा था कि देखो एक तो कोरोना की प्रॉब्लम चल ही रही थी कि बार बार एग्जाम पोस्टपोन होने, कुछ डिसीजन, और ज़्यादातर तो फ्रेंड्स ही काम खराब करते हैं। भाई एग्जाम नहीं होते, टेंशन वाले, ठीक है। पोस्टपोन होंगे ही होंगे। हाँ, होंगे। किसी को नहीं पता भाई, आईसीआई को खुद को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ तो माइंड में रखो मत। मैं ये कहता था भाई हो या ना हो अपन ने क्या लेना, अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। अगर पास होना है, ये मजे ही करने हैं तो फिर चाहे होए तो भी क्या लेना। तो ये वाला जो कोरोना है इसमें मतलब मेरे फादर डेथ बेड पे चले गए थे। डॉक्टर्स ने मतलब उनको बिल्कुल पूरी जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बच सकते। और मई में एग्ज़ाम थे, अप्रैल 22 को वो एडमिट हो गए। ना ऑक्सीजन थी, ना वेंटिलेटर था, कुछ भी नहीं था। अगर रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं तो बेटा पैसे की ज़रूरत है तो पैसे ले ले, कोई भी नहीं आएगा। उस दिन आपको पता लगेगा कि आपके साथ बैठे वाला दोस्त भी आपका असल में साथ देता है या नहीं देता, ठीक है। उस दिन कोई नहीं आता। हर किसी के लिए अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है, और आके करे भी क्या जब कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं सकता वो वास्तव में। हाँ, तो कैसे ना कैसे मेरी मम्मी को भी हो गया था कोरोना, बट वो घर पे ठीक हो गए और घर भी मेरा सील कर दिया। अग्रवा में ही एडमिट थे तो पापा 25 डेज तक रहे ऑक्सीजन पे। और कैसे ना कैसे चलो अब दुआओं से पापा मतलब बच गए और मैं 25 डेज अकेला रहा अग्रवा में, और एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर पेशेंट ठीक हो गया तो वो घर जाते बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाद में बहुत इफेक्ट्स हैं हाँ, उसके। उसके पोस्ट कोविड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। तो आप बचे रहे मानिक? हाँ सर, मैं प्रिकॉशंस रखता था सिर्फ, सबसे ज़्यादा। मतलब कार में है तो सिर्फ कार में रहो, किसी चीज़ को टच मत करो, सिर्फ एक यही था जिससे हम बच सकते हैं। तो पापा घर आए 25 डेज के बाद, मतलब अप्रैल में 15 मई के आसपास 20 मई के आसपास आए। एग्जाम पोस्टपोन हो चुके थे, बट उस टाइम तो मेरे एग्जाम का कुछ था ही नहीं। मेरे पास फ़ोन आया दोस्तों का, भाई एग्जाम का क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई एग्जाम छोड़, मेरे तो पापा ही मतलब डेथ बेड पे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि बचेंगी नहीं, मुश्किल है, जो साफ बात है। उस टाइम की फीलिंग सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कि मेरे माइंड में क्या था। हमारे लिए पेरेंट्स से ऊपर कभी कोई नहीं होता है लाइफ में। आपके दिमाग में पढ़ाई नहीं याद आएगी उस टाइम, जब आपको एक डॉक्टर इतना भी कह देगा ना कि आपके फादर नहीं बचेंगे, अब कुछ नहीं याद आएगा आपको, और आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं है। बच गए 20 मई के आसपास। तो उसके बाद भी पोस्ट कोविड इफेक्ट्स, उनका संभालना, उनका ध्यान रखना, सांस चढ़ती थी, तो उस टाइम भी एग्ज़ाम का कुछ नहीं था। फिर कैसे ना कैसे मतलब भगवान ने भी सुनी तो एग्ज़ाम की डेट नवंबर में निकाल दी, जुलाई में निकाल दी। तो उसके बाद मेरे पास तो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग को ये फॉलो करना है, मेरे पास तो लास्ट के 1.5 मंथ से, बट उससे पहले मैंने रिवीजन कर रखी थी क्योंकि कोचिंग पारस से हो ही चुकी थी। ये तो मई में एग्जाम थे तो कोरोना आ गया था। कोचिंग तो ऑनलाइन ही? हाँ, कोचिंग ऑनलाइन थी। थोड़ी बहुत सर 1 मंथ सर फेस टू फेस ली थी। 1 मंथ फेस टू फेस, बाकी ऑनलाइन? हाँ, बाकी ऑनलाइन चली थी।
तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने कोई टेंशन रखी, मैंने नोटबुक पे नोट की एक चीज़ कि बच्चे कहते हैं कि ना टाइम कम है। मेरी आदत है मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने नोटबुक खोल ली, मैंने सबसे पहले जैसे जुलाई में एग्ज़ाम थे, उससे प्रीवियस मंथ सारी एक एक तारीख ना लिख ली अब नोटबुक में। मैंने कहा यार 3 सब्जेक्ट्स मैं अकाउंट्स को दूंगा, एडवांस अकाउंट्स को 3 डेज़ मैं इसको दूंगा, 5 डेज़ इसको दे दूंगा, जिसमें ज़्यादा वीक है ये एएसएम होगी उसको 10 दे दूँ। तो भी 25 डेज़ में ना फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छे से हो रही थी। आप ये भूल जाओ कि एग्ज़ाम कब है, सारी ना डेट नोट कर लो नोटबुक पे। 25 डेज़ में फर्स्ट रिवीजन हो गई, फ़र्क तो पड़ता ही है एक रिवीजन होने के बाद, कॉन्फिडेंस लेवल आता है। उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन 15 डेज़ में, उससे नेक्स्ट भी मैंने 15 में ही की। जो टॉपिक मुझे टफ लगते थे वो मैंने सबसे पहले रिवीजन में किए। उसके बाद जो मेरी पर्सनल थिंकिंग रहती है कि ना जो टॉपिक तुम्हें टफ लगते हैं ना उसको मैं लास्ट में करता हूँ, क्योंकि वो फिर ना एग्जाम तक याद में रहते हैं। सीए में इशू ये आता है कि हम आज कोचिंग ले लें, अगर आपके एग्जाम 10 मंथ्स के बाद है, आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये नाम का कोई सब्जेक्ट भी था क्या। टैक्स में तो है ही ऐसा, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करके मेरी 4 रिवीजन हो गई थी। मैंने कहा कि बहुत टाइम है, इवन बच रहा था सर टाइम, बिल्कुल। अगर आप नोट करके चलोगे, क्योंकि 25, 15, 10 डेज 4 रिवीजन तो आपके आराम से हो गई। और ये आप अगर कैलकुलेट करके देख लो 25 डेज प्लस 15 और 10 डेज कितना टाइम हुआ, कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। ये आराम से हो गया था। आरटीपी एमटीपी और जो पारस की टेस्ट सीरीज है वो तो करनी चाहिए। और वो भी बच्चे, आप लोग ना बाहर वालों से पूछोगे कि यार तू टेस्ट दे रहा है, भाई पेपर तू देने जाएगा या वो देने जाएगा? आप देने जाओगे पेपर तो, ठीक है। जो टेस्ट के अंदर गलतियां निकलती हैं ना उस टाइम जो निकल जाएगी वो एग्जाम में नहीं होगी दोबारा। अब आज आपको कितना टाइम हो गया एक थ्योरी का सब्जेक्ट लिखे? काफी टाइम हो चुका है। जब आप वहां दोगे, पारस की जो टेस्ट है ये लगा लो कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो इनका 120 का है, जो सिलेबस उसमें आ रहा है। आपकी जो फास्ट है ना स्पीड, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। क्योंकि ना एक बच्चा होता है वो फर्स्ट टाइम वैसा पेपर देखता है, एक ये इनके जो पेपर बनाने का तरीका वो बिल्कुल सेम है आईसीआई वाला, वैसे ही है, सेम पैटर्न है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वो तो करना ही चाहिए। और मॉक टेस्ट हो गए जो 100 मार्क्स वाले हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सर मैं मानता हूँ उस चीज को, टाइम मैनेजमेंट है हाँ, उसमें, टाइम मैनेजमेंट है। तो मैंने ग्रुप 2 किया और EISM में मेरे 64 मार्क्स आए और FMECO में 65। अब आप देखो EIS SM में मार्क्स आप सभी बच्चों की रहते भी कम आते हैं मार्क्स, ठीक है। और हमारे 64 आए। 64 सर EISM में, और एडवांस का मेरा 15 मार्क्स का पेपर रह गया था, फिर भी 57 आए हैं। ऑडिट में 40 हैं और FMECO में 65। मतलब 85 में से हो गए, 85 में से वो 15 नंबर का पेपर वो पेपर रह गया था 85। FMECO में और भी आ सकते थे, FMECO में आ सकते सर, बट वो टाइम मैनेजमेंट या जो भी है, प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें फिर ज्यादा टाइम चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसा पेपर लिख के आया था ना, मुझे पता था कि मेरे इतने नंबर आए थे और वही आए हैं। कौन कहता है कि सीए में मतलब मार्क्स नहीं देते? आपको उसी दिन पता लग जाएगा मेरा पेपर ऐसा ऐसा हुआ है, इतना। थ्योरी का थोड़ा बहुत हो जाता है, प्रैक्टिकल में तो स्टेप वाइज मार्किंग है। मैंने टैक्स का पेपर भी निकलवाया था। टैक्स में आपका जो लिखने का वे ना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप उसमें टेबल बनाओ। जब आप सम स्टार्ट कर रहे हो ना, ऊपर अगर आप फर्स्ट ले लिखते हो ना, कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ दिस पर्सन, स्टेटमेंट दिस ऑफ प्रीवियस ईयर, उसका भी 0.5 नंबर दे रहा है ICAI। इससे ज़्यादा और क्या दे सर? भाई उस हेडिंग लिखने की भी अगर आप टेबल बना के ऊपर लिख रहे हो ना कि कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट या जो भी X% है Y% है, उसके 0.5 नंबर दे रहे हैं। हाँ, लेवल तो है हार्ड, फाउंडेशन से इंटर का लेवल बहुत हार्ड है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव रिवीजन चाहिए ही चाहिए। वो बच्चे आके कहते हैं ना कि मुझे लो के भाई सेक्शन रटे हुए हैं, मुझे पेज रटे हुए हैं, मैं तो इतना पढ़ा भी नहीं था, सब बकवास है। जब तक आप एक चीज़ को बार बार नहीं करोगे तब तक आपके वो दिमाग में नहीं सेट होगी। और जब तक आप लो में सेक्शंस नहीं लिखोगे, कीवर्ड्स नहीं लिखोगे, आपके नहीं आएंगे नंबर। एग्जामिनर के आप खुद देखो कि आप पढ़ाई उस वे से क्या करो कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहा हूँ तो मुझे कैसा मजा आएगा। जैसे ही एग्जामिनर पेपर को खोल लेगा, ऊपर सेक्शन आ रहा है, एक राइटिंग थोड़ी अच्छी है, आगे तो चाहे आपने थोड़ा बहुत बकवास भी लिखी हो ना तो भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। मतलब कहने की बात है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग का जो आधा घंटा आपने लिखा वो बेस्ट लिखें, ताकि वो एग्जामिनर लीनियंट हो जाए कि हाँ नहीं बच्चा ठीक लिख रहा है, तो आगे वो फिर अपना उसका मार्क्स देने का फ्लो अपर ग्रेड पे चला जाएगा, नहीं तो वो डाउन ग्रेड पे आ जाएगा। आज भी अपर एंड एसोसिएट्स और SS कोठारी से कॉल आया है कि आप आ जाओ। कोठारी से हाँ, अपर एंड एसोसिएट्स है, हाँ, एंड लोढ़ा एंड कंपनी है, लोढ़ा एंड कंपनी सुना है। इन तीनों ने, और TR चड्डा, ये सब मुझे अभी ले रही हैं कि आप आ जाओ।
जिसमें मैंने सिंगल ग्रुप दिया है और एक फर्स्ट ग्रुप का अटेम्प्ट भी लगा हुआ है। अटेम्प्ट भी लगा हुआ है। बाकी आप में से किसी का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। भैया जैसे आपने कहा कि मतलब लॉ में सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, नो डाउटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सजेशन ये रहता है कि गलत लिखने से लिखो ही मत। मतलब रिस्क तो रहता ही है कि हमने लिख दिया सेक्शन तो पूरे क्वेश्चन जा सकता है हमारा हाथ से, तो उसका क्या करें? जब आपको पता है पेपर में बैठने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये सेक्शन में डाउट है, मत लो पंगा। जैसे ये सर बताते हैं कि आप पहले उसका क्वेश्चन लिखो फिर बाद में उसका कंक्लूजन वगैरह ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट, वो आप उसको आप करिए फॉलो, आ जाएंगे। कोई ऐसा इशू थोड़ी है, आपके कीवर्ड्स भी तो होने चाहिए ना उसमें। जैसे अब मेन सेक्शन है, जैसे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाला चैप्टर है, उसके आप सेक्शन याद कर सकते हो और करने जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड वाला चैप्टर है, उसके सेक्शन बहुत ईजी है। डिविडेंड वाला हो गया सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 148 तक आप सीरियल वाइज याद कर सकते हो। अगर आप मन में ना डेली एक बार एक रिदम से उसको गाओगे, आराम से याद हो जाएंगे। कुछ है ही नहीं, मेन सेक्शन याद करो। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप सारे याद करो, मेन करो, हो जाएंगे। अब जैसे कि जो कौन सी लो है जिसमें IUS वगैरह चैप्टर है और एक ये जिसमें जनरल क्लोज एक्ट है, उसका मुझे कुछ याद नहीं था, बट उन्होंने मुझे MCQ में बचाया। अगर आप वो चैप्टर पढ़ के जाओगे ना, MCQ में बहुत बेनिफिट होगा उससे। और मेन के तो आप करो ही सेक्शन याद, आपको खुद को भी पता है कौन सा टॉपिक मेन है या नहीं है। सेक्शन 73 से 86 तक जैसे ये सब इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो तो करो। सारे तो कोई भी नहीं कर सकता, एक टीचर को भी याद नहीं होते हैं सारे। अब आप ये बताओ कि कोई भी बिजनेस है और उसके कस्टमर्स अलग अलग एरिया में फैले होते हैं, क्या उस बिजनेस के सभी कस्टमर के साथ या सभी एरियाज में पकड़ होती है? नहीं होती ना। वो लोग क्या बात करते हैं, ये नॉर्थ वाला एरिया हमारे लिए बड़ा अच्छा है, यहाँ के कस्टमर्स तो हमारे पेट हैं, बट साउथ में प्रॉब्लम है या ईस्ट में प्रॉब्लम है, ये नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने नॉर्थ एरिया में स्पेशलाइज करते हैं, वहाँ के एक कस्टमर को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम अपना 50% सिलेबस, 40% सिलेबस या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें हाईली स्पेशलाइज हो जाए? अगर हम 50% सिलेबस में हाईली स्पेशलाइज हो गए तो वहां से अपने मार्क्स आएंगे ही आएंगे, वहां के हम सेक्शंस लिख पाएंगे और वही हम पहले प्रेजेंट करेंगे, तो फिर कहाँ फेलियर में जाएंगे? वो स्पेशलाइज्ड एरिया हमें सपोर्ट करेगा। तो इस टाइप से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एग्जामिनर को भी तो पता ही है ना जो एग्जाम बना रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे अब एडवांस में कहते हैं अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, एग्जामिनर को भी तो पता है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, मैं टेक्स्ट में एक चीज जरूर कहूंगा कि एक तो ना कभी किसी से मत पूछा करो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। CA में मैंने देख लिया कि एग्जामिनर जो आप छोड़ के जाओगे उसी से पूछता है, ठीक है। टैक्स में क्या सीन होता है, हम लोग जैसे कल हमारे टैक्स का एग्जाम है, हम लोग ना ये जो सैलरी वगैरह चैप्टर है, PGBP है, इन पे बैठ जाते हैं। मैं इन्हीं पे बैठा था ग्रुप 1 पे। जब मैं एग्जाम में गया ना, क्लबिंग, रेजिडेंशियल, ठीक है, और अपना ये TDS, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, ये अगर आप ये भी अच्छे से कर जाओगे आप पास हो, बहुत अच्छे से पास हो। GST को अच्छे से रखो, मतलब छोटे चैप्टर्स पे मेन फोकस रहना चाहिए। PGBP वगैरह है और सब है, उनमें भी ना छोटे चैप्टर्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको नहीं आता, आप क्या करो, PGBP का जैसे फर्स्ट सम है उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड ये कैपिटल गेन, जो जो आपको लग रहा है छोटे चैप्टर्स में रहा है उनको उस हेडिंग में डालते रहो, अमाउंट डाल दो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लबिंग का पूरा 15 नंबर का सम आया हुआ था, TDS से पक्का क्वेश्चन आएगा। देखो क्लबिंग कैसा चैप्टर है, हम लोग ना उसको उस दिन नहीं करके जाते, जब एग्जाम में बैठते हैं ना पक्का गलत होएगा। ये सब में क्यों आए मेरे इतने नंबर, क्यों आए मुझे पता है क्यों आए, क्योंकि मैंने जाते ही एक तो लाइनिंग की थी पेंसिल से सारे पेपरों पे, ठीक है, मेरी स्पीड थी, मैंने की। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमेशा सेंटर से स्टार्ट करो, मैं करता था क्वेश्चन सेंटर स्टार्ट। कीवर्ड्स मुझे भाई याद थे हर चीज के, इसके अंदर ये कीवर्ड्स जाते ही ठोक देना और वो एग्जामिनर नंबर दे देगा। मैं ऐसे ही करके आया था, मेरे उन्होंने नंबर दिए भी हैं। बच्चे क्या करते हैं, घुचड़ मुचड़ सबको ना माइंड में पता क्या रखा है, अरे यार उसमें ना पॉइंट्स बना के लिख के आओ तो नंबर आएंगे, नहीं देगा। अभी पॉइंट्स बना के लिखाओ तो भी नहीं देगा। उसको भी पता है कि बच्चा ये सोच के कर रहा है कि पॉइंट्स बना रखे हैं। पॉइंट्स बना रहे हो, मैं क्या करता था, हर जो इंपॉर्टेंट वर्ड था ना, मैंने उनको कैपिटल लेटर्स प्लस उनको बॉक्स में कवर किया है। कैपिटल लेटर्स प्लस बॉक्स। कैपिटल लेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कैपिटल लेटर्स में लिखे हूँ जो अच्छे वर्ड्स हैं, और विद उनको बॉक्स से भी कवर किया है। बॉक्स कैसे? सर जैसे वो जो ऐसे कर दिया कवर, एस टाइप में ऐसे? यस सर, यस सर।
कोई इशू नहीं है सर। ये हम लोग थ्योरी के पेपर में भी कर सकते हैं। हाँ सर, मैं करके आया हूँ। बट आपके पास टाइम होना चाहिए, ये नहीं है कि आप इसी पे लग के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरे को पता था कि मेरी स्पीड इतने इतने में हो जाएगा तो मैं कर रहा था। कवर पेपर लेंथी आता है, इस बार एडवांस अकाउंट का काफ़ी लेंथी था। एएसएम का पेपर इजी आया था, पर रिजल्ट भी उसी हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ एसएम टफ है, ईआईएस ईजी है। ऐसा इसलिए, जो पारस की बुक क्या है ईआईएस की, अगर आप सिर्फ उसका क्वेश्चन बैंक करके जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन उठ के आएगा, गारंटी है मेरी। एएस आप लोग बोलते हैं कि यार मेरे एएस पढ़े हैं, ये सचिन मुझे बोला कल कि यार हमारे एएस पढ़े हैं। मैं कहता हूँ बढ़िया है, पढ़े हैं तो क्या करेगा आज एएस करके, एक दिन में सारे एएस हो जाते हैं, ठीक है। सर करवाएंगे अपने हिसाब से, बट वो आपको रिमाइंड रहेंगे ना। लास्ट डे आप जब करोगे एग्जाम से थोड़े टाइम पहले, आपको याद रहेगा कि यार ये तो अभी तो के थे। और पारस तो ऐसा है, जो भी आज टॉपिक करवाता है तो आपको अच्छे से वो माइंड में आपके मतलब डालता है उसको। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से करवा दिया, प्रॉपर से टेस्ट भी होते हैं उसके। वो सारा आगे हाँ यूटीएफटी का तो है ही सारा। यूटीएफटी करते हो, और जब आपके 3-4 रिवीजन होते हैं ना, आप खुद ही ना उसमें हाईलाइट वर्ड्स निकाल लोगे कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, और उसको खत्म करते रहो। जो क्वेश्चन जैसे रिपीट हो रहा है, जैसे पारस ने अपनी बुक्स के अंदर एसएम के अंदर काफी क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन उनको आप पढ़ें रिपीटली, आपको तभी याद होगा। जब आपकी लास्ट रिवीजन है उसको काटते रहें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता इतना। बाकी सबका अपना अपना मेथड है, मेरा ये रहता था। कोई कोडिंग वगैरह भी बनाते थे आप? कोडिंग नहीं सर, कोडिंग वगैरह मैं तो नहीं करता था। हाँ, मैं एसएम के क्वेश्चंस तो जरूर करके जाता था, और सर की बुक्स में वैसे लिखे हुए हैं। एफएम तो इतना मस्त सब्जेक्ट है ना, जो पारस की बुक है ना, अगर आपको उस बुक में से आता है ना, बस कॉन्फिडेंस रखो, उस बुक से बाहर नहीं आता क्वेश्चन। और 15 नंबर का तो हर आता ही आता है, वो डालता ही है सर इंस्टीट्यूट हमेशा एग्जाम में, किसी किसी एग्जाम में। पर आपकी अगर वो बुक है ना, आपको आती है, तो आप मजे में जाओ, आपका पक्का एग्जामिशन पक्की है। और निखिल सर तो है ही एक बहुत ही बढ़िया टीचर। आजकल तो ये भी इनका ट्रेंड चल रहा है कि कोई मैराथन देख लें, कोई यूट्यूब देख लें, किसी और टीचर का ले लें। ऐसा भी आजकल थोड़ा रिवाज बनना शुरू हो गया। देखो, मैं ग्रुप 1 में मैंने बाहर से लिया, तो मैं वो चीजें ना उन बच्चों को देखनी चाहिए जिन्होंने बाहर से कोचिंग ली है। अगर आप पारस को फॉलो करें तो पारस पे रहो। अगर कोई अगर स्टूडेंट पेन ड्राइव ले रहा है तो वो उसी टीचर का फॉलो करे। आप ऐसे टीचर चेंज करोगे ना, हर टीचर का ना अपना एक पढ़ाने का तरीका है। रफ वर्क कौन नोट करवाएगा? टीचर को रहता है यार मैं जल्दी से सिलेबस करवाऊं, टीचर की टेंशन है सिलेबस करना, और में आपकी टेंशन है। जब वो कहेंगे यार कल वो यार पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, सचिन भी अभी घूम रहा था पार्टियों में, स्टेटस डाल रखे थे इसने, तो ये नुकसान इसी का ही है। आपकी टेंशन है कैसे करना है। अब यहाँ ये आराम से पार्टी में चला गया, इसको पता है कल क्लास लगनी है, सुबह जाके बैठ दूंगा। सर ने करवाना सिलेबस, पेन ड्राइव में आपने मैनेज करना है। आपको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, रिलेटिव्स के पास जाना छोड़ना पड़ेगा, एंजॉय छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आप वो सब करोगे फिर आप लास्ट डे ना यार कोचिंग ही नहीं पूरी हो पाई थी। यहाँ तो नहीं आप किसी को ब्लेम कर सकते। बाकी किसी का कोई भी डाउट है या एसएम या कोई किसी सब्जेक्ट को लेके पूछ सकते हैं। ले दे के फर्क तो आपकी लाइफ पे ही पड़ना है। क्या होता है, एक्सक्यूज आते हैं अंदर से कि रिवीजन नहीं हुई, कोर्स नहीं हुआ, जल्दी हो गया, गैप आ गया। अगर कोर्स बहुत पहले करा दें तो कोर्स होते ही 2 महीने तक आप हाथ नहीं लगाते, फिर जी गैप हो गया। पहले प्रैक्टिस नहीं की, ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं किए, फिर आगे टेस्ट देने का मन नहीं किया। अब कई बार हमारे पास बहुत फोन आता है कि टेस्ट सीरीज दे दो, इंटरमीडिएट की, फाउंडेशन की, टेस्ट ले लो, टेस्ट ले लो। तो हम उनको मना करते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं ले सकते। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं वही उन्हीं का ही टेस्ट होगा। फिर वो किसी की सिफारिश लगाते हैं, वो यूँ भी कहते हैं कि आप पैसा ले लो। वास्तव में रीज़न ये है, अगर जिस बच्चे ने प्रॉपर सिलेबस नहीं किया है, उसने प्रॉपर उसकी रिवीजन नहीं किया है, वो टेस्ट दे ही नहीं पाएगा। अगर उसको हम बुला भी ले लेंगे ना, 1 टेस्ट देगा, 2 टेस्ट देगा, गायब। कोई बहुत मजबूरी में हमने 1-2 को बुलाया भी ना, तो यही हुआ। ठीक है, वास्तव में टेस्ट तो लास्ट डेस्टिनेशन है। जो आपने अपने सिलेबस में वो मेहनत की, जो रफ कॉपी, फेयर कॉपी वो फिल की, डाउट्स लिए, आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, ठीक है, और फिर आपने उसकी रिवीजन की, फिर आप पहुंचे उस यूटीएफटी में। तो यूटीएफटी में ऐसे दे ही नहीं सकते आप। सर यूटीएफटी का तो सिलेबस भी मतलब जो लेवल है हार्ड होता है, बाहर का बच्चा दे ही नहीं सकता, कॉन्फिडेंस और लूज हो जाएगा उसका। हाँ, उसका लूज ही होता है। यही हम बोलते हैं उनको कि आपका नुकसान होगा, आप मत करें। क्योंकि पारस ने तो मतलब जैसे 1980 के 1960 के क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं बुक्स में, ठीक है। और जो टीचर्स होते हैं ना, उनको ये रहता है कि स्टडी मैट करवा दें।
तो इससे क्या होता है, जो स्टडी मैट से आगे आप कर दोगे, बट एक होता है ना जैसे कि 100 में से 90+ मार्क्स लेके आना, वो सब नहीं आप अचीव कर सकते। यहाँ कर सकते हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि अपना माइंड ना एक सेट रखो। अगर पारस मेंटर है तो इनको मेंटर बनाओ। आप किसी बच्चे ने पेन ड्राइव क्लास ली तो उनसे मत बात करो ना, वो करे आपसे, इससे उसका भी नुकसान है। उसको रहेगा यार इनके तो ये करवा दिया, हमारे वाले तो पूछते भी नहीं, हमको पूछते भी नहीं है, वो भी परेशान रहता वो भी परेशान रहेगा, आप भी परेशान कि रहोगे। हमें कोई पूछता नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डाउट्स नहीं। इतना बढ़िया स्ट्रक्चर मिला हुआ है, मतलब कोई इशू नहीं है। अगर जो करवा रहे हैं ना सर, वैसे भी आप देख ही रहे हो, ट्रस्ट है तभी तो आज इतना नाम है। ठीक है, आप लोग भी तभी बैठे हो यहाँ पे, वरना क्यों आते? कहीं से सुना, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं सर, सभी ने सुना है तो ही यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल। अब तो यूँ समझो कि 20+ स्टेट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मेरे पास मतलब शाम को 4 बजे फोन आएगा इकोनॉमिक्स में, तमिलनाडु से डाउट आ रहे हैं, उत्तराखंड से डाउट आ रहे हैं, पंजाब से डाउट आ रहे हैं। कल पंजाब से रात को 9 बजे एक कॉल आई मेरे पास, वही बोला कि सर बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। पारस के सभी टीचर्स का, अभी फाउंडेशन में ही था वो, तो फिर उसने अपना फीडबैक भेजा, जबकि हम तो अभी शक्ल तो देखी ही नहीं। और इस बार तो तुम्हारी क्लास में हुआ, नैन्सी ने इकोनॉमिक्स में बहुत डाउट लिए मेरे से, और नैन्सी और मोहित जब ये पार्टी में आए तो मैंने पहचाना ही नहीं, और यूं लगभग डेली या अल्टरनेट डेज में बात होती थी। सर एक आपस में डाउट लेने से बहुत फायदा होता है। हाँ, आपस में बिल्कुल। मैं हमेशा सभी को कहता था भाई तेरे को कोई डाउट हो ना मेरे से पूछ लियो, चाहे मुझे ना भी आता हो। मुझे पता है इसको समझाऊंगा ना तो मुझे तो ना आंसर भी याद हो जाता है उसका। आप लोग बैठे होते हो यार, विवेक सर तो यार बड़े इंटेलिजेंट है यार, सर को तो रटा हुआ है। जब हम लोग 1 साल पढ़ के बोथ ग्रुप निकाल सकते हैं, सर को तो कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और डेली सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो कितने अटेम्प्ट का अपने एक्सपीरियंस है। अपने आप ही हाथ ना वहां जाता है, स्टेप याद हो जाते हैं कि अब ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। कोस्ट में स्टेप्स याद हो जाएंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो सब प्रैक्टिस है, और ज्यादा से ज्यादा आपस में हेल्प करो, डाउट सोल्व करो। और संगति का तो बहुत फर्क है ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत फर्क है। आप एक नालायक बच्चे के साथ रहोगे तो या तो वो अच्छा हो जाएगा आपके साथ, या आप भी वैसे हो जाओगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ रखो फ्रेंडशिप। ठीक है, आपको उसको देख के आपको मोटिवेशन मिलेगी, मुझे तो मिलती है। ठीक है, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बट एक जैसे यहाँ पे अब मैं आया हूँ, ये ना एक इंजॉयमेंट है आप लोगों के लिए, और होना भी चाहिए। बट दिल्ली वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता, सारा दिन टेंशन यार। सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक तो क्लासें चलनी है। यहाँ कोई ना कोई बीच में आ रहा है। सर कई बार जैसे आप लोग कहते हैं सर प्लीज आज ना सॉन्ग का मन है, सॉन्ग चलता है प्रॉपर है। यहाँ पे एलईडी वगैरह सब प्रॉपर आपको दिख रहा है। वहाँ देखने में भी इतनी प्रॉब्लम थी जब स्टेयर्स ही नहीं है। आप 700 बच्चे बैठे हैं एक जगह पे, मतलब मेला है वो तो, एक चेयर्स पे ही सब कुछ सामान है। क्या सिस्टम क्या है, उनको पता है हमारा नाम है यार। जहाँ जो चीज़ फेस टू फेस मिल सकते हैं ना, फेस टू फेस ही लेनी चाहिए। और कोई भी आपकी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हो पारस से। मैं निखिल सर से शेयर करता हूँ। मतलब सर ना हमारी एज से ना जा चुके हैं, सर को पता है कि इस बच्चे को कहाँ किस एरिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अपना पारस पे ट्रस्ट रखिए। मैं यही कहूँगा, कोई भी आपका पक्का क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं होता तो कमी आपके अंदर है। आपके माइंड में वो चीज़ आ ही जाएगी कि मैंने यहाँ गलती करी थी। ठीक है, अब बिग क्लैपिंग फॉर मानिक। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और एक मानिक से जब मैंने अपनी ये मानिक की कोरोना वाली फैमिली की जो अभी जो सारी जो घटना हुई, जब मानिक ने सुनाई, और मैंने सुना कि भी इस सिचुएशन से मानिक इस सिचुएशन में था लगभग 1.5 महीना में, तो वो पढ़ा ही नहीं, समझो हॉस्पिटल में ही रहा। और आप ये देखो कि घर आने के बाद क्या पापा ठीक हो गए होंगे, तब भी तो खतरा तो बना ही रहता है। कोविड इफेक्ट्स बहुत थे सर। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो डर जाते हैं सभी। और मतलब सर यहाँ से आप वहां तक जाओगे ना विदाउट ऑक्सीजन तो भी सांस चढ़ती है। हाँ। और हमें डर लगता है कि ना ऑक्सीजन ना गिर जाए। बस मैं एकदम डाउन आ गई तो फिर उठानी मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा जो रिजल्ट आ गया था ना, मैं शॉप पे था, मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा था। कस्टमर बैठे थे, पापा थे, किसी और निकाला, मैं उनके आगे रो पड़ा। मेरे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट था ये, क्योंकि मेरे फादर आज मेरे सामने खुश हैं। वो एक कोविड रिकवर्ड पेशेंट हैं, बच के आए हैं, और मैं पास हो चुका। मतलब ना लाइफ में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही कर लिया, अब तो चाहे कुछ ही आ जाए। बस ये सबसे बड़ा पॉइंट है।
अब लाइफ में मानने को कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी ना, तो वो वहां से सक्सेस ले आएगा। ठीक है, यूं समझ लो कि शेर के मुंह से निवाला ले आए। के कुएं से आया हूँ सर, मौत मैं के तो कुएं साफ से कह आया, रहा हूँ। हाँ। मेरे को ना 1 महीना एम्बुलेंस की साउंड चली है, एक डेली सोता था, बेड चेंज करे मैंने। और खुद को क्या खतरा नहीं था? हाँ सर, खुद को भी था। यूं समझो कि वो उस वॉर एरिया में रहा, एक वॉर एरिया ही था वो। तो हाँ, लास्ट आपका ऑडिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑडिट के अंदर भी प्रैक्टिस चाहिए, लिखने का वे मैटर करता है। ऐसे वगैरह आप याद करो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 501 है, 500 है, 580 है, 550 है। एक जो चैप्टर है पार्स की बुक में, आई थिंक 6, 7, 8 चैप्टर जो है ना, सेकंड बुक है जो पार्स की बुक, तो सर अभी सेम ही होंगे, 3 मॉड्यूल्स होंगे ना। हाँ, वही सारा। मतलब प्रैक्टिस के ऊपर है, और जहाँ से ना टेस्ट देने की कोशिश किया करो ऑडिट में, ठीक है। और कंसेप्ट तो होना ही चाहिए। अब जो ऑडिट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना एग्जाम में, वो ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़ा हो, रट्टा मार लिया। कंसेप्ट के बजाय जो असर्शंस वाला चैप्टर है, 3rd चैप्टर पार्स की बुक में, सबसे बड़ा छोड़ के जाते हैं बच्चे। इंटरव्यू में आप जाओगे, हर चीज में असर्शंस ही लगेंगी। आप रियल लाइफ के अंदर अगर कहीं कोई काम करने जाओगे, जैसे कि आप पारस का ही ऑडिट करना है, असर्शंस लगाओगे आप, मुझे इनकी कंप्लीटनेस चेक करनी है, इनकी वैल्यूएशन चेक करनी है, सी वो मतलब अपने कोड वर्ड्स बना लो। जैसे उसमें थोड़े थोड़े मैंने उसमें थोड़े से कोड वर्ड्स बनाए थे याद करने के लिए। Codes बनाए थे। हाँ हाँ, थोड़े थोड़े याद करने के लिए बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, उसमें क्वेश्चन ज्यादा मैटर करता है। हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं है ध्यान से, हर किसी में बस एथिकल रिक्वायरमेंट डाल दी, अपीयरेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं, मतलब क्वेश्चंस पढ़नी पड़ेगी। अब इंस्टीट्यूट ना बहुत ना क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। इस बार कोस्ट ऑडिट का क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने, कोस्ट ऑडिट जो कि 1st चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक है पारस की बुक में, उसमें से क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा ना, एक ना छोटे से वर्ड से उसका आंसर चेंज हो रहा था। अब जिसने वो क्वेश्चन पढ़ा है अच्छे से, वो तो आंसर दे आएगा, वरना 90% बच्चे सेम आंसर दे के आएंगे। और वो पारस की बुक में था क्वेश्चन, 1st क्वेश्चन ही था, मुझे वो आता था। मैंने बोला कि ये स्पेशल ये क्वेश्चन बैंक में ही था वो, और देख लो आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ध्यान से पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन को सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ो उसमें। इस बार पेपर जब खोला ऑडिट का, तो मुझे तो पूरी पेपर में ऑडिट नजर आ रहा था कि इसका भी ऑडिट करो, इसका भी ऑडिट करो। मैंने कहा कहाँ का एजर्शंस लगाऊं मैं अब? तो क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ओवरऑल ना आपकी प्रैक्टिस है, क्यूमुलेटिव रिवीजन बोलते हैं इसको, वो करोगे जितनी बार करोगे, 4 रिवीजन, 3 रिवीजन, 2, 1, सब बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। कोई 2 में भी निकल जाते हैं, कोई 3 में, कोई 4 में, बट मेरे हिसाब से 4 तो करनी चाहिए। थोड़ा सा जब मानिक ने कहा कि आपस में डाउट्स लेने चाहिए, ठीक है, हमारा भी अपना पुराना जो एक्सपीरियंस है, तो आपके पास सपोर्ट तो है कि भाई टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, बुक्स हैं ये। जब हम लोग पढ़ते थे तो सुरेंद्र सर, मैं, दुष्यंत सर, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं थी। हमारे पास तो रास्ता ही था कि आपस में एक दूसरे को पढ़ाना है। अब मैं जो भी अकाउंट्स पढ़ा सुरेंद्र सर से, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स मैंने सुरेंद्र सर को करवाया सारा, ठीक है। एक बार तो क्या हुआ, सुरेंद्र सर ने कोई एमकॉम का टॉपिक था, बहुत टफ टॉपिक था कोई, और रात को 1 बजे की बात थी, तो हमने कह रखा था कि आप अकाउंट्स तैयार करो, हम लोग इधर से इकोनॉमिक स्टैट तैयार कर रहे हैं, फिर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। 1 बजे से लेके 3 बजे तक सुरेंद्र सर ने पढ़ाया। बोले आ गया सुनने? मैं कहना आए नहीं कुछ। बोले कोई नहीं, फिर कल कराएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट मिलती है, उससे समझ में आता है। यही तो सर मेरे साथ दिक्कत हुई थी दिल्ली में जाके। हाँ। मेरे पास कोई था ही नहीं, रात को कमरे में सर अकेला, मतलब दिमाग खराब हो रहा था ना। तो पेरेंट्स को फोन कर सकता, वो कहेंगे यार तुझ में कमी है। उनको तो ये दिखता है कि ये इंडिया का टॉप का टीचर है, कहेंगे हाँ। यार तेरे को टॉप के टीचर से हम कोचिंग दिला रहे हैं, बस बस। पैसे की कोई कमी नहीं रखी, पीजी तेरे को बढ़िया दिलवा रहे हैं, फिर भी तू कह रहा दिक्कत तो तेरे में है, इसका मतलब यही बात आएगी। और ये चीजें वहां जाके पता लगती है। आज मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे को तो क्या पता, आप याद भी ना रखो, 10 दिन बाद भी नहीं याद रखोगे, 10 दिन तो ज्यादा बोल दिया मैंने, पर आपके ऊपर है। हर कोई आके अपना अपना बता के जाएगा, बट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे आपको। मैनेजमेंट सबसे जरूरी है, आपको अपने डेज बनाने पड़ेंगे कि, और पारस में तो आपको सब ये अपने आप ही तैयार करके देंगे। देखो डूबना पड़ता है। हम लोग तो, मेरा तो पर्सनल है कि मैं तो जब एग्जाम टाइम्स आते थे तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, अपने पूरे सिलेबस को फोकस कर लेता था। इवन बाहर घर वाले कई बार कहते हैं कि सब्जी ले आओ, वो ले आओ, या सामान ले आओ, मैं कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्या पता किससे क्या बात हो जाए। बस अपने सिलेबस में फोकस किया, आपस में बस फ्रेंड सर्कल में बात कर ली जो टॉपिक समझाना है। अब कहीं बाहर गए पेपर देने तो वहां भी चुपचाप गए, पेपर पे ही फोकस किया। आपको और
सिलेबस जो आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस है, तो आपको तो अभी से ही फोकस होना पड़ेगा पूरा 100%। और टाइम मैनेजमेंट, मतलब मान लो क्लास मिस हो गई या क्लास ऑफ हो गई, तो आपके पास हमेशा बी प्लान होना चाहिए कि प्लान ए फेल हो गया, क्लास नहीं लगी, या जैसे अभी भारत बंद था तो ऑफ करना पड़ा, या जो भी प्रॉब्लम, आप अपना बी प्लान की स्लिप होनी चाहिए, आपकी पॉकेट में होना चाहिए पेज कि मेरा बी प्लान ये है। जैसे ही वहाँ ऑफ हुआ अपना वो स्टार्ट कर दिया। इस टाइप का मैनेजमेंट चाहिए। सर हम एग्जाम दे रहे थे जब, सर कोई साथ में पार्टी वगैरह साउंड आ रही थी हमारे, और एग्जाम तो देना ही पड़ा। अब उनको थोड़ा कह सकते हैं हम साउंड आ रही है बाहर से, मतलब हर तरह के से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आईसीए का एग्जाम, यस सर, सीए का दे रहे थे तो साउंड आ रही थी कहीं से म्यूजिक की, मतलब जो एग्जाम सेंटर था वहां पे भी साउंड, वहां पे भी साउंड आ रही थी। तो मतलब आप, मतलब वो सुरेंद्र सर बोलते हैं कि अगर आपका ध्यान किसी चीज में है ना, तो आपको आसपास की साउंड नहीं सुनाई देगी, और ये सच है। ठीक है, आप खुद ही देख लो, आप किसी से चैट कर रहे हो, ठीक है, मैं हंसने वाली बात नहीं है, आपके फेस पे स्माइल आएगी। आपकी मम्मी आपको 2 बार कहते बेटा एप्पल खाएगा, सुनाई भी नहीं देगा आपको। मम्मी आपने क्या कहा था, कुछ कह तो रहे थे आप, उसको क्या चीज है, वो फोकस है ना, वो भी तो फोकस आपको उस चैटिंग में फोकस है, वही यहीं लगानी पड़ेगी कि चलो देर सही रिप्लाई तो आया। और वैल्यू आपकी ही है लाइफ में। हाँ। मेरा नाम मानिक है, आज आपके सामने आया हूँ तो क्यों आया हूँ, क्योंकि आज मैं फाइनल में हो चुका हूँ। अगर आम एक बाहर कपड़े सीलने वाला, मैं देखो कोई बुरा मत मानना, किसी के फादर अगर ये काम करते, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब पारस है, विवेक सर है, हम आज विवेक सर को क्यों जानते हैं, पारस को क्यों जानते हैं, इन्होंने कोई रिजल्ट दिया होगा इंडिया में, ठीक है, तो ही जानते हैं। आपका नाम नहीं पता, मुझे सर का नाम पता है। क्यों पता है? इनकी वैल्यू है। हम नेताओं को जानते हैं, क्यों जानते हैं? कोई ना कोई काम किया है उन्होंने। तो मतलब लाइफ में आपकी खुद की वैल्यू है, इंडिपेंडेंट रहना सीखो, खुद डिसीजन लेना सीखो, सबसे जरूरी चीज है। दोस्त काम आते हैं, बट वो दोस्त जिस आपकी फील्ड का है तो उसके साथ रहो, वरना एग्जाम से 3 मंथ्स पहले हर चीज से ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी पूरा फोकस स्टडी पे, इमोशंस फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब फ्रेंड बनाए, फ्रेंडशिप पे ना जाए, इमोशंस वाली कोई बातें नहीं। अपना जो सिलेबस है उसको फोकस करें, अपना फ्रेंड से भी लगभग वही बात करें। हाँ, रिलैक्स, आपको लगता है कि थक गए पढ़ के, बहुत हो गया, अब हमने फ्रेंड से या कुछ से आधा घंटा बात करनी है, स्टडी वाली बात नहीं करनी, फिर करो। हाँ भाई, अभी आधा घंटा मेरा रिलैक्सेशन है, तो मुझे वो बात करनी है, या टीवी देखना है, या मोबाइल देखना है, जो भी है वो टाइम खत्म हो गया, फिर चल गए, ठीक है। कल काम तो डिग्री आनी है, बस साफ बात है। उस टाइम फिर दोस्त भी जो रह जाएगा ना, ये कहेगा यार ये ना मेरे साथ पढ़ता था, आज ये यहाँ पे है। वो भी थोड़ा शर्मी सी होगा, यार अब इससे बात करने जाऊंगा, क्या पता करेगा नहीं करेगा, चाहे आपका जिगरी यार हो। होता है, मैंने कितने ही अभी हमने देख लिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में वो सीनियर है, उसी का ही फ्रेंड उसका जूनियर है, वो बॉस है, वो उसको गाइडलाइंस दे रहा है, वो काम कर रहा है, वो सीए बन गया, वो नहीं बना। यहाँ क्लास में एक ही स्टेटस था दोनों का, अब वहाँ पे स्टेटस ऐसे हो गया, उसको बॉस बोलना पड़ता है, सर बोलना पड़ता है, गाइडलाइंस जो वो देगा टॉप लेवल पे वो उसको फॉलो करनी पड़ती है जूनियर को, क्यों? पोस्ट का रोल है, ठीक है, ओके। इंटर्नशिप अभी मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरा थोड़ा फैमिली इशू है, मैंने बताया कि मेरे को थोड़ा फैमिली के पास रहना है, और वैसे मेरा नवंबर 2023 में ही अटेम्प्ट है, तो 2022 में तो मुझे फोकस करना ही पड़ेगा स्टडीज पे काफी। लगभग 21 तो खत्म हो ही चुका है, अब तो पूरा ही 2 इयर्स का ही बचा। उसमें भी मैं पारस की टेस्ट सीरीज लूंगा और सर से बात करता रहूंगा। निखिल सर से ना सिर्फ 1 मंथ मेरी फेस टू फेस क्लास हुई है, इतने मतलब सर ना ऐसे मेरे को कहते हैं मानिक तू ये सोच कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, हर चीज शेयर करता हूँ। ऐसे टीचर नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते, ऐसे टीचर नहीं मिलते। मैं ये तारीफ करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मतलब सच बता रहा हूँ। सुरेंद्र सर से मेरी इतनी नहीं है, दुष्यंत सर से मेरे को डर लगता है बात करने में भी, मैं यार कभी थप्पड़ ना आ जाए मुझ पे, ठीक है। विवेक सर से हमेशा अच्छे से बात हुई, फर्स्ट टाइम पारस पे जो एंटर हुआ था सर से ही बात हुई थी, मेरे फादर आए थे, ठीक है। और हमारा भी जब दिल्ली से आया तो फिर मेरे से, हाँ तब भी सर से बात हुई थी फेस टू फेस, और कॉल पे राकेश सर से बात हुई थी। तो मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप देख लो।
सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप भी आपके ऊपर मैटर करती है, बिग फोर में से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई कहता है यार बिग फोर में तो ना सुबह से लेके शाम तक काम लेते हैं, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं कहता भाई सब डरा रहे हैं, आपके पीछे टैग भी तो बिग फोर का लगेगा, काम तो हर जगह है, टॉप 20 में जाओगे ना वहाँ भी सेम काम है और बिग फोर में भी सेम काम है। हर कंपनी आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आपको 5 मंथ्स पहले आपको हॉलीडेज देगी ही देगी जो टॉप की फर्म है। आप टॉप 20 में चले जाओ वो भी 5 मंथ्स देगी, बिग फोर में चले जाओ वो भी 5 मंथ्स पहले देगी। ठीक है, तो मतलब इंडिपेंडेंट होना सीखना पड़ेगा ना, खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। मेरा डिसीजन फिक्स है कि मुझे नहीं जाना है दिल्ली, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा, ना मैं ट्राई कर रहा। मेरा एक डिसीजन फिक्स है। मेरे दोस्त बोल रहे हैं, कहते हैं तेरे पास तो कॉल आ रही है, हमारे पास कॉल भी नहीं आ रही, तू फिर भी नहीं जा रहा। मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है, मैं रतिया भी कर लूंगा, मैं रतिया से हूँ, मैंने कहा मैं रतिया भी कर लूंगा, मैं नहीं जाता दिल्ली। हाँ, बिग फोर में कंपल्शन होती है क्या, बोथ ग्रुप करना ही पड़ेगा? ऐसा है, वैकेंसीज पे डिपेंड करता है ये। अभी वैकेंसीज बहुत सारी है क्योंकि ना बच्चे जो है ना कोरोना में जो उनके बच्चे थे वो ना घर पे बैठ के काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको इस टाइम फिजिकली चाहिए, बच्चे ऑनलाइन मोड चाहिए। इस टाइम वैकेंसी फुल है, मुझे ले रहे हैं, देख लो मेरा एक अटेम्प्ट लगा हुआ है, फिर भी उनका डिलीट वगैरह और सब मैं ये ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है माइंड में। आपके पास आप एग्जाम्पशंस लाने की कोशिश करें। जब हम रेज्यूमे में लिखेंगे ना गोट एग्जाम्पशन इन दिस एंड दिस, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आप जो कर रहे हो ना उसको क्लियर करो। क्या बिग फोर आपने अभी देखनी, आज जिस स्टेज पे ना उसकी सोचो, वो सब अपने आप हो जाएगा। अभी आप ग्रुप 1 में हो ना तो वो छोड़ो, एक बार ग्रुप 1 में आप क्लियर करो, अच्छे से निकालो। जिस दिन ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा उस दिन बात कर लेंगे। मुझे सर ने ये भी बोला कि मानिक अगर तेरे को आर्टिकलशिप की कोई जरूरत है तो हम तेरे साथ है, तू मुझे बता दियो भी कोई दिक्कत है तो। इतना सुन के ना मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है माइंड में, ये इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट चाहिए। ये पेरेंट्स ही है एक तरह से हमारे, इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये लोग कुछ कमा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो फीस लेते हैं, वो भी गलत है। मतलब हमें फीस नहीं लेनी चाहिए। नहीं सर, बच्चे तो कहते हैं ना। और मैं बताऊं आपको कि कई अगर हम आज फीस ना लेना, हमारा मन करता है कई बार कि बहुत साल हो गए अब फ्री पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक करता है। और बताऊं आपको रिजल्ट 25% रह जाएगा, जो हमारा रिजल्ट है ना उसका 1/4 रह जाएगा अगर हमने फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया था। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे सर, दिस इज लाइक, बस अगर आपको कोई डॉक्टर, हाँ, एक डीएम डॉक्टर भी आपको एक फ्री में देख देना, यार छोड़ यार आ जा रहा है। और यही अगर वो आपके कंसल्टेशन फीस भी 1500 ले ले और आपको 5000 की दवाइयां दे देना, यार तू पागल है यार, इतना महंगा इलाज करा कह रहा हूँ, दवाइयां टाइम पे लूंगा। यही चीज है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स भी कहेंगे इतनी फीस भर रहे हैं हम, तो क्यों नहीं जा रहा क्लास में। आपको भी जो थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं, सबको होता है कि यार हमारे पेरेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए हमें। मैंने ना 1 साल लेट स्टार्ट की है सीए, पहले मैंने बिजनेस कर लिया था और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा था, बट मैंने कहा कि ना आप अब बिजनेस में कोई फ्यूचर रहा नहीं है, क्या पता क्या हो जाए, क्या टेक्नोलॉजी आ जाए, हर जगह ऑनलाइन काम चल रहा है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, आप सब, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाके सेट हो सकते हो, आपकी रोजी रोटी कहीं नहीं गई ना, आपसे कोई छीन सकता है। एक टीचर को क्या बेनिफिट है, आज विवेक सर इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, विवेक सर आज तमिलनाडु में पढ़ा सकते हैं, यही फर्क है। बिल्कुल। तो मेन जो हमने चूज किया, हमने सीए कोर्स चूज किया, बस वही फोकस रखना है माइंड में, ठीक है ना। अब बहुत बार आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, चलो इंटर तो हो जाएगा, फाइनल में क्या होगा, सोचना नहीं है, एक्शन ज्यादा, एक्शन। और यहाँ से तो लाइफ बना सकते हैं आप अपनी पूरी, बस मतलब लाइफ समझ रहे हो आप, सब साथ साथ लेके चल सकते हो, डाउट भी, लाइफ भी और सीए भी, ठीक है, क्योंकि असली स्टार्टिंग ही यहाँ से है। ठीक है, थैंक यू। और तो किसी का कोई, हाँ, जो जैसे कि आप सोचते हैं कि भाई पेपर आ रहे हैं, पढ़ लेते हैं, रिवीजन करनी जरूरी है, साथ साथ क्लासेस चल रही हैं, और अपने को होता है कि भाई आप रिवीजन भी कर लेते हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। सबसे पहली बात तो मेन चीज़ ये होती है कि यार रिवीजन के लिए टाइम निकाल लेंगे, सोच लेंगे, बट उस सोचने में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो आपका एक्सपीरियंस है ना, हम तो नहीं करते ना ऐसे। और जब पारस आपको प्रॉपर टाइम दे रहे कि आपका इस डे को टेस्ट है, डेली आपका जो काम हो रहा है, पता हमें होता है कि मेरा ये चैप्टर वीक है, जो आपको लग रहा है ना आपके चैप्टर आपको आते हैं, मैं सर बुरा मत मानना, ठीक है सर प्लीज, कोई ठीक है। जब जैसे आपके एग्जाम पास आ रहे हैं,
आपको चल रहा है कि डेली डेली यार सिलेबस भी हो रहा है, क्लासेस का टाइम भी काफ़ी हो जाता है और कल टेस्ट भी है। उस टेस्ट में ना वो वाले चैप्टर ज़्यादा करके जाओ जो आपको नहीं आते। जो आपको आते हैं ना वो बेशक मत पढ़ के जाओ, इससे बल्कि और अच्छा लगता है ये तो मैं पढ़ के भी नहीं गया था फिर भी इतने नंबर आ गए। जो आपको नहीं आते ना वो बार बार करोगे ना तो एग्जाम डे वाले दिन आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो ऐसा करता था, मतलब छोड़ो मत, बट वीक पॉइंट्स पे हाँ, strong- छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। वो तो हमने इनको ये भी कह रखा है कि मान लो आपके यूटी हैं, उस यूटी के सिलेबस में वैसे तो 1/3 सिलेबस है, अगर आपको लगता है तो उस 1/3 को भी कम कर लो, वो जो बच गया वो एफटी में हो जाएगा। कोई बात नहीं, मार्क्स कम आएंगे, सिलेबस रिवीजन तो अच्छी हो जाएगी। मार्क्स को देख के मत डरना बिल्कुल भी। पर ठीक है, यहाँ 60 आ रहे हैं ना वहाँ 80 आएंगे, यहाँ 30 आ रहे हैं तो वहाँ पास है। पर ऐसा नहीं यार, मैं तो कई बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं मार्क्स को देख के, काफ़ी हुए भी हैं। होते हैं। तो मतलब ऐसा ना इतना नहीं लेना, अगर नहीं हो रहा ना तो ये सोच लिया करोगे यार लाइफ ही है यार, कम से कम अपने आप को ना उससे एनिमल से कंपेयर कर लिया करो, बैठ के एनिमल से कंपेयर किया करो कि यार अगर मेरे को भगवान ने ये बनाया है, इसको आज काऊ बनाया, तो फर्क क्या है हम दोनों में? जो फर्क है उसको पूरा भी तो करो ना। ठीक है, ये सब चीज़ें जरूरी है जिससे मोटिवेशन मिलती है। आपका जो स्टडी टेबल है उसमें मॉम डैड लिख लो अगर आपको मम्मी पापा से मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, अगर आपको एक मोची से, अगर आपको लगता है कि यार ये, कई बार क्या होता है मेरे साथ, कई बार ऐसा होता है, मैं कई बार जैसे शूज सही करवाने चला गया किसी के पास, बड़ा गरीब सा देख के ना उसको ऐसा होता है कि यार कितनी मेहनत कर रहा है यार ये बंदा, एक मजदूर देख लो आप, सुबह से शाम लगा रहता है, 400 रुपये मिलते हैं उसको एक दिन के। बिल्कुल, बिल्कुल। एक होता है ना यार कितनी मेहनत कर रहा है और मेरे को यार सब कुछ मिल रहा है, मैं फिर भी नहीं पढ़ रहा। उस बंदे की ना तस्वीर ना माइंड में बना के ना दीवार पे छाप लो, डेली जब देखोगे ना तब रहेगा यार अगर आज ये नहीं किया ना तो मेरे को भी कल उसकी तरह काम करना पड़ेगा। जब आपके बच्चे आपको कहेंगे ना कि पापा मुझे ये चीज़ लेनी है, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तब दुख होएगा आपको कि मैं अपने बच्चे को ये चीज़ नहीं दिलवा सकता। पता मुझे भी सब है, करना भी मुझे भी है, मैं भी नहीं कर पाता, पर ये चीज़ें मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। आज तो हमें भी पापा ये लेना है, खिलौना लेना है, जब हम बच्चे छोटे थे हमें सब कुछ मिला है, ये शर्ट पसंद है शर्ट मिलती है, आपको भी तो करना है ना कल किसी और के लिए। या अगर कुछ करना है तो ये सीए ही करवा पाएगी, वो सब इज्जत मिलेगी आपको हर जगह। अब देख लो आप लोगों के पास कितने महंगे मोबाइल हैं, है ना? नहीं है? लगभग 20,000 की रेंज के मोबाइल तो ले ही रखे होंगे आपने, नहीं ले रखे? 10,000 की रेंज में होंगे मोबाइल तो हैं आप लोगों के पास। कई वैसे मैं एप्पल के फोन देखता हूँ, जबकि तुम्हारे पास तो कीपैड वाले होने चाहिए, वो 800 रुपए का आता है ना, वो यार वो भी आपके ऊपर डिपेंड है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैराथन वगैरह के लिए तो मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा। कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक है आपको नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि कई टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे, वो आपको पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी सोल्व करवाते हैं। आरटीपी का एक क्वेश्चन जो होता है वो आपके बुक के ना कम से कम 5-6 क्वेश्चन को कवर करता है। अगर आप वो आरटीपी एमटीपी भी 2x की स्पीड पे देख लेते हो, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा, पारस से नहीं आ रहा या कोई भी डाउट है, पहली बात तो ऐसा है नहीं, मैं कहता हूँ सर से ही पूछो, क्योंकि ना सर ने ही आपको पढ़ाया और आपको सर का ही समझ आएगा। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ आया फिर इनको ये हो जाएगा यार मुझसे तो यही नहीं निकल रहा। हाँ, ठीक है, मैंने एक अलग सा रास्ता बताया है, जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि पर मैराथन वगैरह बिल्कुल भी यार ये सब तो बकवास है। वो टीचर ना अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए इसलिए करते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई ही ये है। बिल्कुल बिल्कुल यही। अगर उनको मैराथन बनाना है उनको बोलो ना कि आप सिलेबस ही डाल दो, क्यों डालेंगे सिलेबस? क्या होता है मैराथन में? टीचर कभी एक दिन में ऐसा हो सकता है कि आप पूरे सीए का सिलेबस कर सकते हो, वो टीचर करवा रहे हैं, पता नहीं कैसे करवा रहे हैं। कोई टॉपिक छूट गया क्या कर लोगे आप? उससे तो ये प्रॉब्लम है जो आपने पहले कर रखा है ना, और वो एकदम सारा पढ़ लिया, वो मैशअप हो रहा है। नहीं, एक बात बताओ, मिक्स हो रहा है। पारस को भी पता है कि काफी सारे टीचर्स ने मैराथन डाला हुआ है, पारस क्या बना नहीं सकता वो मैराथन? कोई लॉजिक है उसके पीछे, क्यों नहीं बना रहा? डाला ही नहीं कभी। क्यों नहीं डाल रहे सर? कोई लॉजिक ही होगा? यही है बकवास। कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ अपने ना सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए इसलिए करते हैं। जब मैंने आपको एक बात कह दी, अगर पारस से कोचिंग ले रहे हो तो पारस पे ही रहना है, जो पेनड्राइव से ले रहे हो उसको पेनड्राइव से लेने दो, यूट्यूब खोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। कोई डाउट है तो भी आप एक वो पर्टिकुलर कंसेप्ट आप खोल के देख लो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। एसएम में फोकस रखना पड़ेगा क्वेश्चन पे। बच्चे कहते हैं यार ये एसएम ओके है, मेरे को ये इजी लगी, एसएम क्यों टफ लगी, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ समझ ही नहीं आता पेपर बैठ के कि इसमें मैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी लगाऊं, टर्न अराउंड लगाऊं या कौन सी लगाऊं। क्वेश्चन ही ऐसे मिक्स करके दे देता है। पारस की बुक में क्वेश्चन कवर थे, इस बार स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का क्वेश्चन आया हुआ था एसएम में, कई बच्चों ने इसका नाम भी नहीं सुना। पारस की बुक में कम से कम 12 क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के। जब मैं पढ़ता था ना, मैंने कहा यार ये है क्या कंसेप्ट, मैंने कहा चल यार छोड़, पढ़ के चला जा, कम से कम एग्जाम में आ गया लिख तो देगा, और वहां आ गया मैंने लिख दिया।
भाई अगर मीनिंग पता है ना उस हाँ, चीज हाँ, का, हाँ। तो हम लोग वो फिर बना सकते तो हैं काफी आगे। सारी इंडस्ट्रीज उसमें इकट्ठी होती है, फिर अपने- उनको एक मैप पे उनको लोड करते हैं। तो मतलब क्वेश्चन बैंक तो बहुत बढ़िया है। कई बच्चे एग्जाम डे वाले दिन ये डाउट आता है कि यार मानिक मैंने पारस से कोचिंग ली है और मैं इनका क्वेश्चन बैंक पढूं या फिर इनके जो थ्योरी है वो पढूं। ये आपको ना उस दिन नहीं डिसाइड करना चाहिए, पहले डिसाइड करना चाहिए। मैं क्या करता था, क्वेश्चन बैंक और थ्योरी दोनों पढ़ी फर्स्ट टाइम। जो जो मुझे लगता था क्वेश्चन जो है थ्योरी में कम कवर है और क्वेश्चन बैंक में ज्यादा है, वो आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो। जो आपको लग रहा है कि थ्योरी में ज्यादा अच्छा है, वो पार्ट आप थ्योरी से पढ़ो। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन बैंक कवर किया था। इनफ है, क्वेश्चन बैंक होता ही नहीं है एक दिन में, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जब आपको कह रहा हूँ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का क्वेश्चन सेम आया हुआ, कोस्ट ऑडिट का आया हुआ, ये सब क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बिग क्लैपिंग। मैं अगेन विवेक सर को थैंक यू कहना चाहूंगा और पूरे पारस को कहना अरे चाहूंगा। हमें तो यही खुशी है, ये है पारस। और आपका एंजॉयमेंट हुआ है, वैसे तो लॉस हुआ है, कोई बात नहीं। लोग पूछते हैं ना पारस कौन है, तो हम लोग कहते हैं पारस ये है। जो स्टूडेंट बनते हैं ना, पारस आप हो, आपने बनना है। आप सभी डायमंड हो, ठीक है। और इस सिस्टम में जाके अपने आप को खुद तराशना है, कोई और नहीं आएगा। आप यही देख लो, ग्रुप 1 छोड़ अपने आप के गया को हूँ, तराशना है। ग्रुप 2 सर वापिस आया हूँ। हाँ, लाइव एग्जांपल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक क्या हुआ कि एक गांव में सूखा कुआं था बहुत, और एक बूढ़ा गधा था। सूखा कुआं और बूढ़ा गधा। क्या हुआ कि वो बूढ़ा गधा उस सूखे कुएं में गिर गया। अब वो आए भी, मालिक वालिक जो थे सारे भी, वो बचाएं भी कैसे, मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कुआं भी सूखा है, कोई काम का नहीं है, और गधा भी बूढ़ा है, इसको निकालने की क्यों मेहनत करें। ऐसे करो, इसमें मिट्टी डाल दो, मर जाएगा प्लेन। कुएं वाली समस्या भी खत्म, फिर दोबारा कोई नहीं गिरेगा। गधा वैसे ही काम का नहीं है, ठीक है, वो बूढ़ा है। देखिए, जानवर था, बूढ़ा था। तो उन्होंने वो कुछ वर्कर्स को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, मिट्टी डालो, प्लेन करो, बात खत्म, हम अंदर जाते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर्स देके चले गए, जमींदार वगैरह थे जो। तो 1-2 घंटे बीते, तो उन्होंने याद आया कि हाँ भाई वो ऑर्डर दिया था, देखते हैं क्या रहा हूं, प्लेन हुआ नहीं हुआ। तो जैसे ही वो बाहर आए तो वो गधा बाहर था। तो उन्होंने वर्कर से पूछा क्या हुआ। हुआ यूं कि जैसे जैसे मिट्टी वो फेंक रहे थे, तो गधा अपने आप को साफ करके उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता, फिर वो मिट्टी डालते वो उसके ऊपर आ जाता, फिर वो मिट्टी डालते ऊपर, करते 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 वो बाहर आ गया। वो बाहर आ गया, कुआं बंद हो गया। अब उस गधे को किसने कहा? उसने खुद ही काम किया ना, उसने खुद ही काम किया, खुद ही माइंड लगाया कि मुझे अपनी जान कैसे बचानी है। वो तो मार रहे थे, ठीक है। अब वो तो एक एनिमल था, मानिक ने भी कहा कि एनिमल की बात चल रही थी, तो वहां से मुझे स्टोरी याद आ गई थी। तो हमें तो बहुत नॉलेज है, हमें तो बहुत माइंड है। बाहर सोसाइटी ऐसी ही है, वो कोई भी आपको अच्छा गाइड नहीं करेगी, वो मिसगाइड ही करेगी, ठीक है। मानिक को भी तो यही कहा कि नहीं तू दिल्ली चले जा, ठीक है, और जबकि अच्छा स्कोर यहाँ है, इसका मन भी यही है, फिर भी वो ऐसी सिचुएशन फैमिली वालों ने बना दी कि जाना पड़ा। तो आपको खुद करना है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मुझे किससे डाउट लेना है, ठीक है, और मेरे लिए कौन सही है, कौन फ्रेंड सही है, कौन गलत है। मेरा ए प्लान डिस्टर्ब हो रहा है तो बी प्लान मुझे करना है, बी डिस्टर्ब हो तो सी करना है, फिर ये अचीव करने के बाद फिर आगे क्या करना है। सी तो फर्स्ट डेस्टिनेशन है, लास्ट थोड़े ना है। मेरी इच्छा तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की है, प्राइम मिनिस्टर बनाने की है। देखो, मेरा इच्छा तो हमारे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर पूरा देश संभालने की है। क्या पता कभी वक्त आए, क्यों देश तो अच्छा नहीं संभाल रहे। जब एक ऑक्सीजन ही नहीं हम मैनेज कर पाए तो और पता नहीं कितने इश्यूज होंगे। ऑक्सीजन की वजह से मरे कितने हैं, और ऑक्सीजन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसका प्लांट छोटा सा प्लांट है। हमारे पास इतना रिसोर्स है, इतना पैसा है, इतनी आर्मी है, 10 मिनट में प्लांट लगा दे,
इतना रिसोर्स है हमारे पास। हो क्या रहा है, वहां लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ रही है। गवर्नमेंट की अचीवमेंट क्या है कि हम इलेक्शन विनर है, वो कोई अचीवमेंट है? वो तो नॉन प्रोडक्टिव वर्क है। प्रोडक्टिव वर्क थोड़ा ना इलेक्शन जीतना। कितने 10 साल हो गए, रोज का ड्रामा है। तो ठीक है, अभी हम लोग पूरा कंट्री या पूरा सोसाइटी ठीक नहीं कर सकते, अपने आप को तो करें, अपने आप को करेंगे, फिर देखेंगे जहां मौका लगेगा। तो पूरा 100% फोकस हो जाओ, डिटरमाइन हो जाओ, ठीक है। अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस उस पर काम करो और 100% रिजल्ट लाओ, ठीक है। हाँ, क्लास में फ्रेंड नहीं हो, क्लास में कॉम्पिटिटर हो। फ्रेंड वो हेल्प के लिए क्वेश्चंस पूछ लिया, कर लिया। वैसे कॉम्पिटिटर क्यों? जिस दिन मार्क्स जिसके ज्यादा आएंगे, रैंक आएगी, उसकी फोटो ऊपर लगेगी, पहले लगेगी, उसकी बाद की फोटो बाद में आएगी, जिसके मार्क्स कम आएंगे। या रिजल्ट डाउन होगा तो क्या होगा? कितनी बार होता है रिजल्ट आया और सारे खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ लड़के कुछ बच्चे फेल हो गए, वो कोने में खड़े हैं, ठीक है ना। हाँ, कैपेबिलिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत है आप लोगों में। मैंने तो कहा यू ऑल आर डायमंड, ठीक है। चला जाए, ओके, थैंक यू वेरी मच।